आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स बेसिकली कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत सारी क्लास 11th के स्टूडेंट्स को ये टॉपिक्स बहुत ही टफ लगते हैं, ठीक, लेकिन ये सबसे आसान टॉपिक्स है कैथमेटिक्स के या मैकेनिक्स के, सबसे आसान टॉपिक्स है। इसमें थोड़ा सा आपका वेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए और उसके बाद आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इससे पहले के टॉपिक्स जो होते हैं हमारी मैकेनिक्स में, उसमें हम डिफाइन करते हैं, अगर आपको याद होगा, उसमें हम डिफाइन करते हैं व्हाट्स कॉल्ड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हम बॉडीज को एक स्ट्रेट लाइन में चलाते हैं जिसको हम वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं, और दिस इज आल्सो कॉल्ड द ट्रांसलेशनल मोशन। और इन बॉडीज के लिए जिनको आप स्ट्रेट लाइन में चलाते हो, जो बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है, और जिन बॉडीज के पास ट्रांसलेशनल मोशन होती है, इनको जो इक्वेशंस गवर्न करती है या जिन इक्वेशंस से हम इन मोशंस को स्टडी करते हैं, कौन सी मोशंस को, जिनमें बॉडीज को स्ट्रेट लाइन में चलाया जाए, उन मोशंस को स्टडी करने के लिए हम ये इक्वेशंस का यूज करते हैं। v is equal to u plus at, s is equal to ut plus 1/2 of at square and v square minus u square is equal to 2as। और भी एक रिलेशन है एसएनथ की, बट बेसिक रिलेशन हमारे पास यही है। तो जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी, जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, तब हम उन हालतों में इन इक्वेशंस का यूज करते हैं। v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and v square minus u square is equal to 2as। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन बॉडीज के लिए जिनके पास ट्रांसलेशनल मोशन होगी या जो स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, उन बॉडीज के लिए हम हमेशा इन इक्वेशंस का यूज करते हैं। लेकिन अगर बॉडीज के पास वन डायमेंशनल मोशन नहीं है, अगर बॉडीज के पास ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, बॉडीज के पास टू डायमेंशनल मोशन है, मतलब बॉडीज के साइमल्टेनियसली दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, लाइक आई सपोज दैट हमारे पास बॉडी जो है वो कुछ ऐसे चल रही है दिस वे, तब बॉडी के दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। आप देख पाओगे इसका x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, इसका y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। देखो कैसे, पहले आपने बॉडी को यहां कंसीडर किया, इसका x वैल्यू ये था और इसका y वैल्यू ये है। उसके बाद आपने बॉडी को यहां कंसीडर किया, इसका x वैल्यू बढ़ गया है, इसका y वैल्यू भी बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि बॉडी जो चल रही है, इसके साइमल्टेनियसली दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी के पास टू डायमेंशनल मोशन है, दैट इज बॉडी इज अंडर टू डायमेंशनल मोशन। इस टू डायमेंशनल मोशन को हम और भी एक नाम देते हैं, दैट बॉडी इज मूविंग इन अ प्लेन। बॉडी एक प्लेन में चल रही है। प्लेन का मतलब है टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो इससे पहले जो बॉडीज आपने डिस्कस की थी, उनके लिए एक कंडीशन थी दैट अगर बॉडीज वन डायमेंशनल मोशन में चल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रहे हैं, ट्रांसलेशनल मोशन उनके पास है, तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यूज कर सकते हो। मतलब इन मोशंस को स्टडी करने के लिए आपके पास ये तीन इक्वेशंस काफी है। बट अगर बॉडीज अब टू डायमेंशनल मोशन में चले गए, अगर बॉडीज एक प्लेन में चल रही है, तब इनकी मोशन को कैसे स्टडी किया जाएगा, दैट्स द पॉइंट। कि अगर बॉडी के पास वन डायमेंशनल मोशन नहीं है, बॉडी के पास टू डायमेंशनल मोशन है, या बॉडी एक प्लेन में चल रही है, तब इन बॉडीज की मोशन को स्टडी करने के लिए क्या हमारे पास नई इक्वेशंस है, या हम इन्हीं इक्वेशंस को यूज करेंगे फॉर द बॉडीज मूविंग इन अ प्लेन। अब सवाल है सर, कौन सी इक्वेशन, कौन सी एग्जाम्पल वो है जिसमें बॉडी के पास टू डायमेंशनल मोशन है या बॉडी के पास मोशन इन अ प्लेन है? तो सबसे पहली एग्जाम्पल जो मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे, किस मोशन के लिए, टू डायमेंशनल मोशन के लिए या मोशन इन अ प्लेन के लिए, उसको हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हम इसीलिए इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि हम वन डायमेंशनल मोशन से निकल के अब टू डायमेंशनल मोशन को स्टडी कर पाए। तो हमारे पास समरी क्या है, हमारे पास साइनॉप्सिस क्या है क्वेश्चन की? क्वेश्चन की साइनॉप्सिस ये है
दैट हम वन डायमेंशनल मोशन को इन 3 इक्वेशन से स्टडी कर पाते हैं। क्या हम 2 डायमेंशनल मोशन के लिए अलग से इक्वेशन बनाए, अलग से इक्वेशन इसको डिस्कस करें, या इन्हीं इक्वेशंस को 2 डायमेंशनल मोशन के लिए यूज करें? तो पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज बेसिकली अ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल क्या होता है और किस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम देते हैं। प्रोजेक्टाइल के लिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है कि अगर आप किसी भी बॉडी को कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके छोड़ देते हो, आपके पास एक बॉडी है, आपने उसको इनिशियल वेलोसिटी दी और फिर छोड़ दिया। छोड़ दिया का मतलब यह है कि आपने उसको ग्रेविटी के हवाले कर दिया। अब ग्रेविटी जाने कि ये कि इस बॉडी को कहां लेके जाएगी, मतलब हमने बॉडी उठाई, इसको थोड़ी सी इनिशियल वेलोसिटी दी और अब ग्रेविटी इसको नीचे लेके आ रही है। इस हालत में इस बॉडी का नाम ही प्रोजेक्टाइल होगा। एक प्रोजेक्टाइल ऐसी बॉडी होती है जिसको आप कुछ इनिशियल वेलोसिटी देते हो और उस इनिशियल वेलोसिटी के बाद ये बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे आती है। A body which is given some initial velocity and afterwards, उसके बाद it comes under the effect of gravity alone, फिर इसको सिर्फ ग्रेविटी जो है वो नीचे लाएगी या ग्रेविटी अपने हिसाब से चलाएगी, तो उसको हम प्रोजेक्टाइल का नाम दे सकते हैं। I suppose I have an example here. I will form an example of a projectile. ये मेरे पास एक पेपर है और इस पेपर को मैं कट कर रहा हूं। ये मैंने पेपर को कट किया, इस पेपर को मैं थोड़ी सी इनिशियल वेलोसिटी देता हूं, ऐसे, ये ऐसे। तो ये पेपर मैंने इनिशियल वेलोसिटी देके छोड़ दिया। छोड़ दिया का मतलब ये है कि आफ्टर इंपार्टिंग सम इनिशियल वेलोसिटी टू द पेपर, उसके बाद इसको ग्रेविटी ने नीचे उतारा, कुछ ऐसे। तो हम इस पेपर को क्या बोलेंगे? दैट यू आर अ प्रोजेक्टाइल। हम एक स्टोन लेंगे, स्टोन को हम ऐसे थ्रो करेंगे तो ये प्रोजेक्टाइल का काम करेगा। हमारे पास बुलेट है, तो बुलेट को हम फायर करेंगे तो वो ऐसी पाथ फॉलो करके दूर कहीं पे गिर जाएगा, तो बुलेट एक प्रोजेक्टाइल है। तो प्रोजेक्टाइल एक सिंपल सी बॉडी होती है जिसको आप थोड़ी सी इनिशियल वेलोसिटी देके ग्रेविटी के हवाले कर देते हो, ठीक है। लेकिन जब ये चलती है तो आप प्रैक्टिकली देख पाते हो कि जब आप इसको इनिशियल वेलोसिटी देते हो, आप देखो आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी, आप पाथ पे थोड़ा कंसंट्रेट करोगे, ये कैसी पाथ बनाएगी। आपने इसको थोड़ी सी इनिशियल वेलोसिटी दी तो ये कुछ ऐसे पाथ बनाती है, देखो, हाँ, ये कुछ ऐसे पाथ बनाती है, दिस वे। दिस इज कॉल्ड एज अ पैराबोला। इसको हम पैराबोलिक पाथ का नाम देते हैं। तो एक चीज हमें ऑलरेडी पता है, एक चीज हम जानते हैं, दैट जब भी आप एक प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी दोगे, उसके बाद ये नीचे आना स्टार्ट होगा, तो ये कुछ ये वाली पाथ को फॉलो करेगा, दिस वे। और इस पाथ को हम बोलते हैं, दिस इज अ पैराबोलिक पाथ। ये एक पैराबोलिक पाथ है, दिस इज अ पैराबोलिक पाथ, ठीक। लेकिन इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो करने के अब 2 तरीके होते हैं। या तो आप इस प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो करोगे, आप पहले से कुछ हाइट अटेन करोगे, ये ग्राउंड है, सपोज ये ग्राउंड है, आप कुछ हाइट अटेन करोगे ग्राउंड से, फिर इसको थ्रो करोगे, या आप इसको ग्राउंड से भी थ्रो कर सकते हो, कुछ ऐसे, ये ऐसे। तो आप 2 तरीकों से प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर सकते हो। मैं आपको सिखाना चाहता हूं यहां पे आप किन 2 तरीकों से इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर पाते हैं। हमारे पास 2 तरीके हैं प्रोजेक्टाइल को थ्रो करने के। एक तरीका है कि हम, ये ग्राउंड है, ये वाला ग्राउंड है, एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं, और ये वाई एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। हमने क्या किया, हमने एक हाइट पहले अटेन की ग्राउंड से, ये हमने एक हाइट अटेन की, जैसे कि हम घर में जो मकान है उसकी छत पे चढ़ गए, तो हमने हाइट अटेन की, वहां से हमने बॉडी को ऐसे थ्रो किया, हमने बॉडी को ऐसे थ्रो किया, तो ये चलना स्टार्ट हो गई और ये यहां डिप हो गई। तो ये जो पाथ है, इट्स कॉल्ड अ पैराबोलिक पाथ, इसको हम पैराबोलिक पाथ का नाम देते हैं। लेकिन दूसरा तरीका भी है जिस तरीके से आप इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर सकते हो। आप इसको यहां से थ्रो करोगे, कुछ ऐसे, ऐसे, तो ये ऐसे चलेगा फिर वापस आएगा,
ठीक है, ये पहले हाइट को अटेन करेगा। देखो जब आप ऐसे इसको थ्रो करोगे तो ये पहले ऐसे हाइट अटेन करेगा फिर वापस आएगा। इसका मतलब ये वाली पाथ फॉलो करेगा। ये भी पैराबोलिक पाथ ही है, फर्क सिर्फ ये है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर पैराबोला, ये फर्स्ट ऑर्डर पैराबोला है, और इसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर पैराबोला, ये सेकंड ऑर्डर पैराबोलिक पाथ है। ये फुल पैराबोला है, दोनों लिम्ब्स इसके पास है, ये वाली लिम्ब भी है और ये वाली लिम्ब भी है, और ये हाफ लिम्ब्ड पैराबोला है। ठीक है, वी नेम इन फिजिक्स इट एज फर्स्ट ऑर्डर पैराबोला एंड सेकंड ऑर्डर पैराबोला। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आप एक बॉडी को कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके छोड़ देते हो, ग्रेविटी के हवाले कर देते हो, तो आप दो किस्म के पाथ्स बना सकते हो। या वो बॉडी फर्स्ट ऑर्डर पैराबोला बनाएगी या वो सेकंड ऑर्डर पैराबोला बनाएगी। इन दोनों पाथ्स को फर्स्ट ऑर्डर पैराबोला हो या सेकंड ऑर्डर पैराबोला हो, चाहे आप प्रोजेक्टाइल को फ्रॉम सम हाइट थ्रो करोगे या यहां से थ्रो करोगे, इन दोनों पाथ्स को हम ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाँ, तो दो चीजें क्लियर हो गई। वन इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, डेफिनेशन प्रोजेक्टाइल की क्या है, किन बॉडीज को हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जाम्पल किस मोशन की है, क्या ये वन डायमेंशनल मोशन है या टू डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, आई होप दैट आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि ये टू डायमेंशनल मोशन है। मैंने बोला कि ये पहली एग्जाम्पल है टू डायमेंशनल मोशन की जिसको हमें स्टडी करना है। तीसरा पॉइंट ये है कि इसको हम दो तरीकों से थ्रो कर सकते हैं, या इस तरीके से या इस तरीके से थ्रो कर सकते हैं। दोनों हालतों में ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। यहां पे भी पैराबोला बनाएगा, यहां पे भी पैराबोला बनाएगा, लेकिन यहां पे आधा पैराबोला कवर होगा, यहां पे पूरा पैराबोला कवर होगा। इसलिए इसका नाम हमने फर्स्ट ऑर्डर पैराबोला रखा, इसका नाम हमने सेकंड ऑर्डर पैराबोला रखा। ठीक है, अब जब आप प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से थ्रो करोगे, ऐसे, ठीक है, अगर आप ऐसे थ्रो करोगे, इसका थ्रो करने का मतलब यह है कि आप ग्राउंड के साथ कोई भी एंगल नहीं बनाते हो। आप देखो, आपने प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया, मतलब प्रोजेक्टाइल इज मूविंग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव हो रहा है, या ये एक्स एक्सिस से साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है। इसको हम बोलते भी है प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू द ग्राउंड और प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब है व्हेन इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ, जब ये 0 डिग्री एंगल बनाएगा किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, देन एट दैट टाइम यू कैन से दैट दिस इज द प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू द ग्राउंड। ये प्रोजेक्टाइल पैरेलल टू द ग्राउंड फायर किया गया है, मतलब इसका इसके साथ 0 डिग्री एंगल बन रहा है। दूसरा, अगर आपने इसको ऐसे थ्रो किया तब ये ग्राउंड के साथ, ये ग्राउंड है एक्स एक्सिस, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। इससे पहले ये 0 डिग्री एंगल बना रहा था ग्राउंड के साथ, अब ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, तब इसको ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल का नाम दिया जाता है। दिस कॉल्ड ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल। ये ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल है, और ये है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू द ग्राउंड और प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजॉन्टली। लेकिन दोनों हालतों में जो पाथ फॉलो होगी वो पैराबोलिक पाथ होगी, या फर्स्ट ऑर्डर होगी या सेकंड ऑर्डर होगी। फर्स्ट ऑर्डर कब होगी, व्हेन इट इज थ्रोवन पैरेलल टू द ग्राउंड। सेकंड ऑर्डर कब होगी, जब ये कुछ ना कुछ एंगल, जब ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल होगा। और दोनों पाथ्स को, चाहे हम फर्स्ट ऑर्डर पैराबोला की पाथ को कंसिडर करें या सेकंड ऑर्डर पैराबोलिक पाथ कंसिडर करें, दोनों को हम नाम देते हैं ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। दोनों ट्रेजेक्टरी कहलाते हैं, और इन दोनों को हमें डिस्कस करना है। इसको हमें अलग से डिस्कस करना है और इसको हमें अलग से डिस्कस करना है। अगर आपको याद होगा, बिगिनिंग ऑफ लेक्चर में मैंने बोला था कि वन डायमेंशनल मोशन स्टडी करने के लिए हमारे पास क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस। कौन कौन सी बेटा, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half ad square and v square minus u square is equal to 2s। लेकिन जब आप टू डायमेंशनल मोशन को स्टडी करना चाहते हो, जिसकी पहली एग्जांपल कौन है, प्रोजेक्टाइल मोशन, तब आपके पास कोई अभी तक हमारे पास अलग इक्वेशन नहीं है जो हम डायरेक्टली टू डायमेंशनल मोशन के लिए यूज कर पाए। हमारे पास सिर्फ इक्वेशंस ऑफ मोशंस है जो हम वन डायमेंशनल मोशन के लिए यूज करते हैं।
लेकिन टू डायमेंशनल मोशन को स्टडी करने के लिए हमारे पास अलग सेट ऑफ इक्वेशंस नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि हम इन दोनों प्रोजेक्टाइल्स को डिस्कस करेंगे। किस किस को? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को भी और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को भी। मतलब फर्स्ट ऑर्डर पैराबोलिक पाथ जो फॉलो करता है और सेकंड ऑर्डर पैराबोलिक पाथ जो फॉलो करता है, इन दोनों प्रोजेक्टाइल्स को हम स्टडी करेंगे, लेकिन हम वही इक्वेशंस यूज करेंगे जो इक्वेशंस हमने वन डायमेंशनल मोशन के लिए यूज किए थे। अब सवाल पैदा होता है, सर वो तो वन डायमेंशनल मोशन के लिए यूज होते हैं, आप कैसे उनको टू डायमेंशनल मोशन के लिए यूज करोगे? क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशन जब डिराइव की जाती है तब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है। आपने अगर इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ा होगा, हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है। नंबर वन कंडीशन, द मोशन ऑफ अ बॉडी मस्ट बी वन डायमेंशनल। बॉडी के पास वन डायमेंशनल मोशन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन मोशन होनी चाहिए, ये कर्व मोशन नहीं चलेगी, ठीक है। दूसरा, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मस्ट बी कांस्टेंट, ए मस्ट बी कांस्टेंट, ए मस्ट बी यूनिफॉर्म। अंडर दीज टू कंडीशंस, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तब आप यूज कर सकते हो all the equations of motions. V is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and v square minus u square is equal to 2s. अब सवाल ये है कि सर ये तो वन डायमेंशनल मोशन है नहीं, तो आप कैसे बताते हो कि हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यूज करेंगे? इसलिए हमने क्या किया, हमने कहा हम ट्राई करेंगे, हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को ही यूज करेंगे। कैसे? अच्छा मुझे बताओ, इस प्रोजेक्टाइल की मोशन अलोंग एक्स एक्सिस है या अलोंग वाई एक्सिस है, कि और अलोंग बोथ एक्सिस है? राइट आंसर, इसकी अलोंग बोथ एक्सिस मोशन है, अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल एज अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि इसके पास टू डायमेंशनल मोशन है, तो इसकी मोशन अलोंग एक्स एक्सिस भी है और अलोंग वाई एक्सिस भी है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों मोशंस को, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस जो है, हम इसको कंबाइंड मोशन में नहीं पढ़ेंगे, हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे। हम इस प्रोजेक्टाइल को अलोंग एक्स एक्सिस अलग डिस्कस करेंगे और अलोंग वाई एक्सिस अलग डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको अलोंग एक्स एक्सिस अलग डिस्कस किया, अलोंग वाई एक्सिस अलग डिस्कस किया, तब आप टू डायमेंशनल मोशन को ब्रेक कर रहे हो। देखो, अगर आपने इस प्रोजेक्टाइल को डिस्कस किया अलोंग एक्स एज वेल एज वाई, साइमल्टेनियसली अलोंग एक्स एंड वाई, तब आप टू डायमेंशनल मोशन को डिस्कस कर रहे हो। बट अगर आपने इस मोशन को अलोंग एक्स एक्सिस अलग डिस्कस किया, अलोंग वाई एक्सिस अलग डिस्कस किया, तब आप इस टू डायमेंशनल मोशन को ब्रेक कर रहे हो इनटू टू वन डायमेंशनल मोशंस। देखो, अगर आपने अलोंग एक्स एक्सिस डिस्कस किया तो ये वन डायमेंशनल मोशन है, अगर आपने अलोंग वाई एक्सिस डिस्कस किया तो ये स्ट्रेट लाइन है, मींस ये वन डायमेंशनल मोशन है। लेकिन अगर आपने एक्स वाई मोशन साइमल्टेनियसली स्टडी किए, तब ये प्लेन है, तब ये टू डायमेंशनल मोशन है, तो हम ब्रेक करेंगे इनको। सर क्यों ब्रेक करेंगे? अब सवाल है कि हम ब्रेक क्यों करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है, अगर एक बॉडी के पास वन डायमेंशनल मोशन है, तब उसको स्टडी करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशंस है। लेकिन कंबाइंड टू डायमेंशनल मोशन के लिए हमारे पास इक्वेशंस नहीं है। हमारे पास अगर बॉडी यहां से चलेगी हमारे पास इक्वेशन है, अगर बॉडी यहां से चलेगी हमारे पास इक्वेशन है, लेकिन अगर बॉडी यहां से चलेगी हमारे पास इक्वेशंस नहीं है। इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन को जब भी स्टडी किया जाएगा, टू डायमेंशनल मोशन को जब भी स्टडी किया जाएगा, इस टू डायमेंशनल मोशन को पहले ब्रेक किया जाएगा इनटू टू वन डायमेंशनल मोशंस। और हम देखेंगे अगर ब्रेक करने की वजह से हमें सही रिजल्ट्स मिले, मैं दिखाऊंगा फिर रिजल्ट्स क्या मिलेंगे। अगर सही रिजल्ट्स मिले तब हर कोई टू डायमेंशनल मोशन को ऐसे ही डिस्कस किया जाएगा। कैसे? बाय ब्रेकिंग द टू डायमेंशनल मोशन इनटू टू सेपरेट वन डायमेंशनल मोशंस। कहां से? अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। तो अगर थोड़ा सा रिफ्रेश आपको किया जाए कॉन्सेप्ट, तो हमने पढ़ा व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल हम किसको बोलते हैं? अब प्रोजेक्टाइल इज अ बॉडी, प्रोजेक्टाइल एक बॉडी होती है जिसको आप इनिशियल वेलोसिटी देके छोड़ देते हो और वो
अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे आती है, वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे आती है, या उसको फिर सिर्फ ग्रेविटी चलाती है, उस हालत में उसको प्रोजेक्टाइल का नाम दिया जाता है। इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है जो ग्राउंड के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगा, और दूसरा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है जो ग्राउंड के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। दोनों हालतों में प्रोजेक्टाइल जो है वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है, ठीक? या तो वो फर्स्ट ऑर्डर पैराबोला पाथ फॉलो करेगा या सेकंड ऑर्डर पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, और दोनों पाथ्स को हम ट्रैजेक्टरी का नाम देते हैं। वो बेसिक पॉइंट इस लेक्चर का क्या है? बेसिक पॉइंट इस लेक्चर का क्या है कि हम कैसे इस 2 डायमेंशनल मोशन को स्टडी करें। प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन है, इसको स्टडी हम कैसे करें? तो हमने प्रपोज किया, हमने कहा कि हमारे पास 2 डायमेंशनल मोशन के लिए इक्वेशंस नहीं है, हमारे पास 1 डायमेंशनल मोशन के लिए इक्वेशंस है। इसलिए हम इस 2 डायमेंशनल मोशन को 2 1 डायमेंशनल मोशंस में ब्रेक करेंगे और उसके बाद इसको स्टडी करेंगे। लेट अस सी, we'll take the first projectile, that is projectile fired horizontal to the या horizontally और पैरेलल टू द ग्राउंड, और उसको हम स्टडी करेंगे। See, I suppose that मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है, ये x एक्सिस मेरे पास है और ये y एक्सिस मेरे पास है, और मैंने एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया यहां से, ये यहां से मैंने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया। और थ्रो कैसे कर रहा है? मैं इसको थोड़ी सी इनिशियल वेलोसिटी दूंगा, लेकिन पैरेलल टू द ग्राउंड। ये पैरेलल टू द ग्राउंड चला, मैंने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी इसको, ये पैरेलल टू द ग्राउंड चला, और उसके बाद ग्रेविटी ने इसको नीचे लाया, ये ग्रेविटी नीचे ला रही है। आई सपोज दैट मैंने इसको u इनिशियल वेलोसिटी पहले दी, और उसके बाद ये ग्रेविटी ने इसको नीचे लाना स्टार्ट किया। तो एक पॉइंट आपको पहले क्लियर होगा कि मैंने जो इनिशियल वेलोसिटी दी, मैंने उस इनिशियल वेलोसिटी को ऐसे प्रोजेक्ट किया, मतलब मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी अलोंग एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टली मैंने इसको थ्रो किया कुछ ऐसे, दिस वे। अगर मैं इसको ऐसे थ्रो करता ऊपर की तरफ, तो मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी दे रहा था अलोंग वाई एक्सिस, लेकिन मैंने इसको ऐसे थ्रो किया। इसका मतलब सारी इनिशियल वेलोसिटी इसको कहां मिली? अलोंग एक्स एक्सिस, और अलोंग वाई एक्सिस इसको इनिशियल वेलोसिटी नहीं मिली। उसके बाद जब इसको इनिशियल वेलोसिटी दी गई, उसके बाद इसको ग्रेविटी ने नीचे उतारा, और आपको याद होगा ग्रेविटी जब नीचे उतारती है तब वो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है बॉडीज में, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम से जानते हैं, जिसको स्मॉल g से डिनोट किया जाता है, और जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये तो आपको पता होगा। इसलिए मैं लिखना चाहता हूं इस प्रोजेक्टाइल के लिए मेरे पास क्या है, इस प्रोजेक्टाइल के लिए मेरे पास क्या है। देखो, मैं इस प्रोजेक्टाइल को स्टडी करने के लिए इसकी मोशन को ब्रेक करूंगा अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। अब सवाल है ब्रेक करने से क्या होगा। देखो बेटा, मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन एक है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 ऑफ एडी स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन है। ये इक्वेशन कब यूज होगी? ये इक्वेशन ऑफ मोशन कब यूज होगी? जब बॉडी किस लाइन में चलेगी? स्ट्रेट लाइन में चलेगी। लेकिन मेरे पास बॉडी स्ट्रेट लाइन में तो नहीं चल रही है, कर्व में चल रही है। लेकिन मैं इस मोशन को 2 1 डायमेंशनल मोशन में ब्रेक कर रहा हूं, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। जब मैं बात करूंगा अलोंग एक्स एक्सिस तो ये 1 डायमेंशनल मोशन है, जब मैं बात करूंगा अलोंग वाई एक्सिस तब ये फिर से 1 डायमेंशनल मोशन है, और मैं इस इक्वेशन को यूज कर सकता हूं। तो मैं इस इक्वेशन को सेपरेटली यूज कर सकता हूं अलोंग एक्स एक्सिस एंड सेपरेटली यूज कर सकता हूं अलोंग वाई एक्सिस। जरा मैं सेपरेटली यूज करूंगा अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस अगर मैं इसको सेपरेटली यूज करूं तो ये s बनेगा sx, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा ये sx क्या है। u बनेगा ux, u बनेगा ux, t टाइम हमारे पास है, प्लस 1/2 ऑफ a बनेगा ax, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, एंड t हमारे पास t स्क्वायर ही है। सिमिलरली
अगर मैं इसको y एक्सिस अलोंग y एक्सिस यूज करूं तो मेरे पास s बनेगा sy, u बनेगा uy और t प्लस हाफ ऑफ ay t स्क्वायर। आई होप दैट आप लोगों को ये समझ आया होगा कि मैंने इस इक्वेशन को यूज क्यों किया, क्योंकि मैंने इस प्रोजेक्टाइल मोशन को दो वन डायमेंशनल